इंसान की जिंदगी बहुत ही अनिश्चित है। जिंदगी में कब क्या होगा कोई भी पहले से अनुमान नहीं लगा सकता। कुछ लोग सीने में ढेर सारी खुशी लेकर घर लौटने के इरादे से निकलते हैं, लेकिन वे में से कोई नहीं जानता था कि यात्रा पथ में उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जो उनकी जिंदगी बदल देगा। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वे कभी कल्पना भी नहीं कर सके थे। और फिर जिस तरह फिल्म खत्म होती है उसे एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्टर को खुद इंटरव्यू देना पड़ा। उन बातों को मैं आखिर में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये एक ऐसी सांस रोक देने वाली मूवी है जिसकी कहानी आसानी से दिमाग से नहीं निकलेगी। हेलो एंड वेलकम टू फिल्म एक्स स्टोरी। आज की मूवी दी ग्रे। मूवी शुरू होती है बर्फ से ढके अलास्का को दिखाते हुए। वहां की एक तेल उत्पादन कंपनी में हम इस मध्यम वयस्क व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम है जॉन। जॉन को कहते सुना जाता है, मैं बहुत ही बुरा इंसान हूं, दिन दर दिन अन्याय करता आ रहा हूं। ऐसे अन्याय किए हैं जिनकी शायद कोई माफी नहीं है। असल में मेरी पत्नी के चले जाने के बाद से मेरी जिंदगी उद्देश्यहीन हो गई है। क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा कुछ नहीं जानता। अब मैं एक कंपनी में शिकारी के तौर पर काम करता हूं। घने जंगल के भीतर स्थित कंपनी के जो लोग काम करते हैं उन्हें मैं भेड़ियों के हमले से बचाता हूं, क्योंकि मैं एक अच्छा निशानेबाज हूं। आज तक ढेर सारे भेड़ियों को मार चुका हूं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है केवल अपने मतलब के लिए इन बेबस प्राणियों को मारना क्या सही है, या मैं कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं। आजकल खुद को किसी अपराधी जैसा महसूस करता है जॉन। वह एक चिट्ठी में अपनी सारी भावनाएं लिख रहा था। असल में जॉन की जिंदगी का अब कोई उद्देश्य नहीं है और वह मानसिक रूप से काफी टूट चुका है। इसलिए उसने खुद को खत्म करने की भी सोची थी, मगर आखिरकार दुनिया की माया छोड़ नहीं पाया। उसने तय किया कि वह 2 हफ्ते की छुट्टी में अपने देश लौटेगा और 2 हफ्ते इस सब से दूर रहकर शायद थोड़ा बेहतर महसूस करेगा। तो उस दिन उसने आखिरी बार शिकार पर जाना तय किया। भेड़िए के सामने बैठा जॉन उस भेड़िए की आखिरी धड़कन महसूस कर पा रहा था। भेड़िए की सांस प्रश्वास मानो वह महसूस कर रहा था। और इस सीन के साथ एक बहुत बड़ा कनेक्शन है जो आखिर में समझ में आएगा। इसके बाद जॉन देश लौटने के लिए अपना सामान लेकर निकल पड़ता है। वह विमान में जाकर बैठता है। जब विमान आसमान में उठ रहा था, भीतर बैठे यात्रियों को पता ही नहीं था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होने वाली है। कुछ ही देर बाद यात्रियों ने जोरदार झटके महसूस किए। सब डर के मारे चीख पड़े और देखा गया कि विमान के अंदर मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक एक कर बंद हो रहे हैं। विमान के भीतर का तापमान बहुत नीचे चला गया था। थोड़ी ही देर में यात्रियों ने फिर एक भीषण झटका महसूस किया। उसी पल विमान की सारी लाइटें बंद हो गईं। जॉन खिड़की से बाहर का नजारा देखकर समझ गया कि सर्वनाश होने वाला है, क्योंकि उनका विमान क्रैश होने जा रहा था। वह कसकर सीट बेल्ट बांध लेता है और पलक झपकते ही सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। हवा के तेज दबाव में सामान उड़ने लगता है। नियंत्रण खोकर विमान जा गिरता है बर्फ से ढके एक पहाड़ी शिखर पर। किसी तरह जॉन बच जाता है। आंखें खोलकर देखता है, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ और उसी बर्फ पर पड़े हैं विमान के मलबे के टुकड़े। जॉन दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ता है और मलबे के बीच से एक एक कर जीवित लोगों को बाहर निकालता है। पता चलता है कि कुल यात्रियों में से सिर्फ 7 लोग ही बचे हैं। जॉन उनसे कहता है, अगर इस भयंकर ठंड में जिंदा रहना है तो जल्दी आग जलानी होगी, वरना ठंड से जमकर हमारी मौत हो सकती है। अब आग जलाने के लिए लकड़ी या कुछ चाहिए, पर उस बर्फीले इलाके में कुछ भी नहीं था। आग लगाने के लिए वे उसी क्षतिग्रस्त विमान से सूखे कागज, सीटों के हिस्से वगैरह जुटाने लगते हैं। वे देखते हैं कि चारों ओर बिखरे पड़े हैं इंसानों के मृत शरीर। देखते देखते दिन ढलकर रात आ जाती है। दिन के वक्त जैसे तैसे कट जाता है, लेकिन रात होते ही खतरा घिर आता है। जॉन सबको बताता है, सुबह की पहली रोशनी फूटते ही हमें यहां से निकलना होगा, नहीं तो इस ठंड में हम ज्यादा देर जीवित नहीं रह पाएंगे। आज हम किसी तरह आग का इंतजाम कर पाए हैं, कल तक क्या करें? उनमें से एक जॉन से कहता है, अगर हम यहां से चले गए और कंपनी अगर हमें ढूंढने आई तो वे हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, और हम जाएंगे भी तो कहां? चारों ओर बस बर्फ ही बर्फ है और हमें रास्ता भी नहीं मालूम। जॉन जवाब देता है, चिंता मत करो, कंपनी हमें ढूंढने नहीं आएगी, क्योंकि कंपनी के लिए हम सिर्फ कर्मचारी हैं। हम मरे या जिए कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर जिंदा रहना है तो हमें लड़ना होगा, और सिर्फ लड़कर ही हम बच सकते हैं। घना अंधकार था,
लेकिन किसी तरह वे रात काटने का इंतजाम कर लेते हैं। इस बीच जॉन दूर से किसी की आवाज सुनता है और उस दिशा में बढ़ता है, और तभी एक नया खतरा उसके सामने आ जाता है। जॉन देखता है कि गहरे अंधेरे में कुछ आंखें चमक रही थीं। कुछ कदम बढ़ते ही जॉन को साफ दिखाई देता है कि दो आंखें सीधे उसकी ओर देख रही हैं। वह समझ जाता है कि वह एक भेड़िया है जो उनके ही एक सहयात्री के मृत शरीर का मांस खा रहा था। लेकिन जॉन कुछ करने से पहले ही भेड़िया उस पर झपट पड़ता है। जॉन पूरी ताकत से कोशिश करता है खुद को भेड़िए से छुड़ाने की, लेकिन भेड़िया उसे घसीटता ही जा रहा था। जॉन की चीख सुनकर बाकी लोग दौड़कर आते हैं और किसी तरह उसे भेड़िए से बचाते हैं। भेड़िए के हमले से जॉन का पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जॉन सबको चौंकाते हुए कहता है, क्या तुम लोग समझ रहे हो कि हम कहां हैं? हम इन खूंखार भेड़ियों के अड्डे के बीचों बीच फंसे हुए हैं। यहां बहुत सारी लाशें पड़ी हैं और उन शवों के खून की गंध से भेड़िए फिर लौट कर आएंगे। अगर जिंदा रहना है तो हमें जल्द से जल्द इन शवों को ढकना होगा, क्योंकि भेड़िए अपने घर से 30 मील के भीतर कोई भी जिंदा चीज देखते ही मार डालते हैं। इसके बाद सब मिलकर लाशों को ढकने का काम शुरू कर देते हैं। उसी वक्त जॉन देखता है कि फ्लैंडी नाम का एक सहयात्री किसी दूसरे की जेब से पर्स चुरा रहा है। आसपास पड़ी हुई यात्रियों की चीजों से वे किसी तरह उस रात के लिए थोड़ा बहुत खाना इकट्ठा करते हैं। रात में सब आग के चारों ओर गोल घेरा बनाकर बैठ जाते हैं और खाना खाते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक आवाज आती है जिससे सब चौंक उठते हैं। जॉन मशाल लिए अंधेरे में बढ़ता है। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। घनी रात में वे देखते हैं, एक नहीं भेड़ियों का पूरा झुंड है। मशाल की रोशनी में उनकी आंखें चमक रही हैं। जॉन अच्छी तरह समझ जाता है कि मौत ठीक उनके सामने खड़ी है। भेड़िया ऐसा पशु है जिसका अपना परिवार होता है। उनकी टोली में भी एक मुखिया रहता है, दल गुरु। जब दल गुरु किसी पर झपटता है तो बाकी भेड़िए भी वैसा ही करते हैं, और जब मुखिया किसी जगह से हटता है तो पूरा झुंड उसके पीछे पीछे चला जाता है। जॉन ठंडे स्वर में सबको कहता है, कोई भागने की कोशिश नहीं करेगा। सबकी नजर भेड़ियों की आंखों पर टिकाए रखो। अगर कोई भागा तो हम सब मर जाएंगे, क्योंकि जैसे ही भेड़िए जानेंगे कि हम डर गए हैं वे हमला कर देंगे। सब जॉन की बात मानकर नजरें टिकाए रहते हैं। थोड़ी देर बाद भेड़िए अंधेरे में गायब हो जाते हैं। क्योंकि जॉन कई सालों से भेड़ियों का शिकार करता आया है, वह उनके बिहेवियर को भली भांति समझता है। क्या संकेत क्या मतलब रखते हैं, क्या करने से क्या होगा। तय होता है कि रात में सब बारी बारी पहरा देंगे। भेड़ियों से बचने के लिए यह जरूरी है। भेड़िए अभी दूर नहीं गए, आसपास ही घात लगाकर बैठे हैं। जरा सी लापरवाही सबकी जान ले सकती है। जॉन के साथ बार्कले नाम का आदमी पहरे पर बैठा है। कुछ देर बाद जॉन की आंख लग जाती है। सपने में वह अपनी पत्नी को देखता है जो उसे हौसला देती है, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उधर बार्कले मशाल लिए थोड़ा किनारे जाते ही एक भेड़िया उन पर झपट पड़ता है। पहले ही बताया गया था, भेड़िए दूर नहीं गए थे, वे आसपास ही मौके की तलाश में थे। अगली सुबह होती है। जॉन की नींद खुलते ही वह बार्कले को खोजता है, मगर तब तक बार्कले जिंदा नहीं रहे। भेड़ियों ने उन्हें मार डाला, लेकिन शव नहीं ले गए, क्योंकि वे भूखे नहीं थे। उनका मकसद किसी भी तरह इंसानों को अपने इलाके से भगाना था। बार्कले की लाश देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जॉन जब सबको कहता है कि उसे यहां से निकलना होगा, तो फ्लैंडी नाम का एक साथी उससे बहस शुरू कर देता है। जॉन ठंडे स्वर में जवाब देता है, मैं ये जगह छोड़ रहा हूं। यहां रुकना मतलब मौत को गले लगाना। जिसे साथ चलना हो चले। सब आखिरकार जॉन के पीछे हो लेते हैं। निकलने से पहले वे मृत यात्रियों के पर्स जमा कर लेते हैं, ताकि शहर पहुंचकर परिवार वालों को उनकी मौत की खबर दे सके। जॉन बर्फ के बीच से अपनी बंदूक भी उठा लेता है। जरूरी सामान समेटकर 6 जने जान बचाने की इस लड़ाई पर निकल पड़ते हैं और बर्फीली पहाड़ी की छोटी से आगे बढ़ते हैं। मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही दूर चलते ही भयानक बर्फीला तूफान उठता है, इतना घना कि कोई किसी को नहीं देख पाता। इसी अराजकता में एक आदमी पीछे छूट जाता है और भेड़ियों के झुंड का शिकार बन जाता है। तूफान में उसकी चीख सुनाई नहीं देती। भेड़िए उसका शरीर नोच नोच कर खा रहे थे। जॉन यह देख दौड़ पड़ता है, लेकिन गहराई तक जमी बर्फ में चल पाना मुश्किल। जब तक वे पहुंचते वह आदमी मर चुका होता है। समय न गंवाकर वे जल्दी से जंगल की ओर बढ़ते हैं, सोचते हुए कि बर्फ से बेहतर
जंगल शायद थोड़ा सुरक्षित होगा, लेकिन यह उनकी भूल थी। जंगल के मुहाने पर ही भेड़ियों का एक झुंड उन्हें घेर लेता है। सब एक साथ भयावह गुर्राहट करके मानो अपने पूरे दल को खबर देता है कि इलाके में दुश्मन घुस आया है। जॉन और साथी किसी तरह दौड़कर जंगल के भीतर घुस जाते हैं। वहां वे तुरंत आग जलाने की जद्दोजहद करते हैं, क्योंकि इन हिंसक भेड़ियों से बचा सकती है तो बस आग। बर्फ में पड़े सूखे टुकड़े बटोर बटोर कर बहुत मशक्कत के बाद वे आग सुलगाते हैं, रात बिताने की कोशिश करते हैं और खुद की रक्षा के लिए छोटे मोटे हथियार भी तैयार कर लेते हैं। वे हथियार भेड़ियों से लड़ने के लिए काफी नहीं थे। अचानक भेड़ियों की दहाड़ सुनाई देती है। सिर उठाकर देखते ही जॉन और फ्लैंडी पाते हैं कि अल्फा ठीक उनके सामने खड़ा है। यहां स्पष्ट कर दूं, भेड़ियों के झुंड का जो सरदार होता है उसे अल्फा कहा जाता है, यानी भेड़ियों का राजा। अल्फा जैसे ही कुछ कदम उनकी ओर बढ़ता है, सबके पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। वह कुछ देर उन्हें घूरता है और फिर लौट जाता है। उसे देखकर फ्लैंडी सबसे ज्यादा घबराया हुआ था। उसे पता न था कि अंधेरे में अब भी दो चमकती आंखें उसी पर नजर रखे हुए हैं। अचानक एक भेड़िया उस पर झपट पड़ता है। साथी मिलकर किसी तरह उस भेड़िए को मार गिराते हैं। जॉन कहता है, अल्फा ने हमें डराने के लिए इस भेड़िए को भेजा था। फिर सब मिलकर उसी भेड़िए का मांस भून भून कर खाते हैं। भूख तो आखिर भूख है। वे बहुत समय से बिना खाना के थे। फ्लैंडी एक और गलती कर बैठता है। वह उस मरे हुए भेड़िए का सिर उठाकर जंगल की ओर फेंक देता है। इससे झाड़ियों में छिपे बाकी भेड़िए भड़क उठते हैं और सामूहिक रूप से भयंकर चीख निकालते हैं। डरकर सब जल्दी जल्दी मशालें उठाए दूसरी दिशा में भागते हैं, पर थोड़ी ही दूर जाकर उनमें से एक आदमी बीमार पड़ जाता है। वह अब चल नहीं पाता। मजबूरन सबको रुकना पड़ता है। पूरी रात वे पलक तक नहीं झपका पाते, क्योंकि खतरा ठीक आसपास मंडरा रहा था। कभी भी हमला हो सकता था। सवेरा होते ही फिर जोरदार बर्फीला तूफान उठता है। वे किसी तरह बचते बचाते किसी सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तूफान थमता है तो फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलकर कांटेदार पेड़ और बहते पानी की आवाज सुनाई देती है। जॉन कहता है, शायद हम आबादी के पास आ पहुंचे हैं। डरने की बात नहीं, बस थोड़ा सा और। वे आवाज का पीछा करते हुए बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक ऊंची पहाड़ी ढलान के नीचे तेजी से नदी बह रही है। उस खड़ी ढलान को पार करके नदी तक पहुंचना ही अब उनका सबसे बड़ा चैलेंज है। काफी सोचने विचारने के बाद चारों तय करते हैं कि वे पहाड़ी की ढलान से नीचे उतरकर उस बहते पानी तक पहुंचेंगे, क्योंकि जंगल के अंदर जाना किसी भी हालत में संभव नहीं था। वे अपने पास मौजूद कपड़ों को बांधकर एक लंबी रस्सी बनाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति वह रस्सी लेकर नदी के पार झाऊ के पेड़ों की तरफ छलांग लगाता है और किसी तरह उन झाड़ियों तक पहुंचकर एक मजबूत पेड़ से रस्सी बांध देता है। इसके बाद वे एक एक कर रस्सी के सहारे नदी पार करने लगते हैं। लेकिन उनके साथ जो एक व्यक्ति था, उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। रस्सी के बीच पहुंचने पर उसका पैर फंस जाता है और डर के कारण उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। वह आगे नहीं बढ़ पाता। वह पहाड़ी की गहराई में रस्सी से झूलता रहता है। उसका चश्मा भी गिर जाता है। कुछ ही देर में रस्सी उसका वजन सहन नहीं कर पाती और टूट जाती है। वह गहरी खाई में गिरकर मारा जाता है। बाकी लोग जब झाऊ के पेड़ों से उतरकर उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक भेड़िया आता है और उस मरे हुए व्यक्ति को घसीट कर ले जाता है। अब वे 3 लोग आगे बढ़ते हैं। झाड़ियों से उतरते समय फ्लैंडी के पैर में चोट लग जाती है, जिससे वह ठीक से चल नहीं पाता। किसी तरह वे नदी के किनारे तक पहुंचते हैं। फ्लैंडी कहता है, अब मुझसे नहीं चला जा रहा। मेरी चलने की ताकत खत्म हो गई है। दरअसल फ्लैंडी मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। जॉन उसे साथ ले जाना चाहता था, लेकिन फ्लैंडी ने तय कर लिया था कि वह अब नहीं जाएगा। मजबूरी में जॉन और हेनरिक उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। वे नदी के किनारे किनारे चलते जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर 2 भेड़िए उनका पीछा करने लगते हैं। जॉन और हेनरिक जान बचाकर दौड़ने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते हेनरिक फिसलकर बहती नदी में गिर जाता है और तेज बहाव में खुद को संभाल नहीं पाता। ये देख जॉन उसे बचाने के लिए बर्फीले पानी में कूद जाता है, लेकिन हेनरिक का पैर पानी के नीचे एक चट्टान में फंस जाता है, जिससे जॉन उसे किसी भी तरह बाहर नहीं निकाल पाता।
पानी के अंदर ही हेनरिक की मौत हो जाती है। जॉन पानी से बाहर निकल आता है और अब वह पूरी तरह मानसिक रूप से टूट चुका है। 7 लोग निकले थे, लेकिन एक एक कर सब मर गए। असहाय होकर जॉन ऊपर वाले से कहता है, हे ईश्वर, अगर तू सच में है तो मेरे सामने आओ, मेरी मदद करो। अब मुझसे और नहीं सहा जा रहा। एक इंसान आखिर कितना सह सकता है? कुछ तो करो। जॉन आसमान की तरफ ताके रहता है, इस उम्मीद में कि शायद ईश्वर उसकी मदद करने आएंगे। कुछ देर बाद जॉन हिम्मत जुटाकर उठ खड़ा होता है और झाड़ियों के बीच से होते हुए जना बस्ती की तलाश में आगे बढ़ने लगता है। उसके हाथ में है हेनरिक का बैग, जिसमें मरे हुए सभी लोगों के मनी बैग हैं। कुछ दूर जाने के बाद जॉन जमीन पर बैठ जाता है। वह अपना मनी बैग निकालता है और उसमें से अपने परिवार की तस्वीरें देखता है। जॉन रोने लगता है। उसे अपने पिता की कही एक बात याद आती है, या तो आज से मैं जिंदगी को नए सिरे से शुरू करूंगा या फिर आज मेरा आखिरी दिन होगा। इसी बीच जॉन को एक भेड़िए की मौजूदगी का आभास होता है। वह अपने पास की कांच की शीशी और चाकू को हाथ में कसकर बांध लेता है और फिर वह देखता है कि अल्फा उसके सामने खड़ा है। जॉन अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। दोनों एक दूसरे को तीखी निगाहों से घूरते हैं, जैसे मन ही मन एक दूसरे को कह रहे हों, मैं लड़ाई के लिए तैयार हूं। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। इसके बाद फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि अल्फा जमीन पर लेटा हुआ है और उसकी सांसें तेज चल रही हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसे फिल्म की शुरुआत में जॉन किसी भेड़िए की सांसों को महसूस कर रहा था। फिल्म में इसके बाद कुछ नहीं दिखाया गया और इस एंडिंग को लेकर बहुत विवाद हुआ। आखिर में इस फिल्म के निर्देशक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंडिंग को लेकर चर्चा की। लोगों ने पूछा, फिल्म में आखिर की लड़ाई क्यों नहीं दिखाई गई? कौन जीता? क्या जॉन जीता या अल्फा? कौन मरा? क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन में जॉन को तो दिखाया ही नहीं गया। वहीं अगर पोस्ट क्रेडिट सीन को ध्यान से देखा जाए तो दिखता है कि अल्फा जमीन पर पड़ा हाँफ रहा है। ऐसे लग रहा था कि वह आखिरी सांसें ले रहा है। तो फिर मरा कौन? जीता कौन? इस पर निर्देशक ने कहा कि दरअसल वह इंसान और भेड़िए की आखिरी लड़ाई को दिखाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि निर्देशक का मानना है कि दोनों ही प्राणी, इंसान और भेड़िया, बराबर हैं। भेड़िए भी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे क्योंकि उनके इलाके में इंसानों का प्रवेश हुआ था, और इंसान यानी जॉन भी अपने अस्तित्व, अपनी जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। दोनों ही अपने अपने नजरिए से सही थे। दोनों अपनी जिंदगी की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसलिए अगर निर्देशक किसी एक को मरा हुआ दिखाते या किसी को विजेता और किसी को हारा हुआ दिखाते तो पूरी बात का अर्थ ही बदल जाता। यहां निर्देशक ने जंगली जानवर और इंसान, इन दोनों को बराबरी का दर्जा दिया है। दोनों की अहमियत, दोनों का मूल्य एक समान है, कोई किसी से कम नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तुम्हें क्या लगता है, अल्फा जो जमीन पर लेटा हाँफ रहा था, क्या वह सच में जॉन को मार चुका था, या जॉन ने उसे मार डाला था इसलिए वह आखिरी सांसें ले रहा था? जरूर कमेंट करके अपनी राय बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हां, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। सभी अच्छे रहो, स्वस्थ रहो। गुड बाय।